हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पावर बैच नीट यूट्यूब चैनल में और एक नए वन शॉट लेक्चर में। दोस्तों अपन ऑलमोस्ट अपनी इस वन शॉट लेक्चर की सीरीज के एंड पर हैं। सेकंड लास्ट चैप्टर है ये और चैप्टर है न्यूक्लियाई, या आप ये भी कह सकते हो ये मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स में पहले हमने पढ़ा एटम्स, उसके पहले पढ़ा था ड्यूअल नेचर और अब पढ़ रहे हैं न्यूक्लियाई। दोस्तों इसके बाद सिर्फ एक और चैप्टर बचेगा सेमीकंडक्टर्स, उसके बाद हमारा क्लास 12th का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट दोस्तों, अगर मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, न्यूक्लियाई के बारे में बताऊं, तो यार बहुत ही इजी चैप्टर है। क्या रीजन है इसके इजीनेस का वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है और फिजिक्स में जितनी चीजें थी उसमें जो डिफिकल्ट पार्ट था वो डिलीट हो गया है। और एक बहुत अच्छी बात है कि एनटीए ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है 2026 के लिए, उसमें उन्होंने कोई भी ऐसे ऐसे टॉपिक नहीं बोले हैं जो पिछले साल डिलीट थे और इस साल नए आ रहे हैं। राइट, तो मेरा मतलब यह है कि इस साल भी न्यूक्लियाई में वही टॉपिक्स आएंगे जो पिछले साल आए थे। ऑलराइट, तो बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन स्टिल आज की क्लास में मैं आपको इसमें कुछ सारे के सारे टॉपिक्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी सॉल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन, इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि ऐसे क्लासेस की इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आती रहे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं टॉपिक्स के बारे में आपको बात बता देता हूं। जो टॉपिक्स हम करने वाले हैं ये मोटे मोटे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, बट इससे ज्यादा ही हम पढ़ेंगे। इनफैक्ट जैसा आप देख सकते हो, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस से बात स्टार्ट करेंगे। और यार ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ये बेसिकली ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, मास डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, पहले ही बता दूं, आप कह रहे होंगे सर ये तो डिलीटेड है, आप क्यों पढ़ा रहे हो? मैं बता देता हूं मैं इसमें क्या चीज पढ़ाऊंगा। हालांकि ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये है डिलीटेड, लेकिन इसमें छोटी थोड़ी बहुत चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है एनटीए कोई ऐसा सवाल पूछ दे। देखो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी तक तो आ ही रहा है ना, तो रेडियो एक्टिविटी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, एकदम स्किप नहीं करते हैं। ठीक है, डीके लॉ वगैरह नहीं देखेंगे, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी के दो तीन जो रिएक्शंस होती हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, उसको थोड़ा बहुत तो यार पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अपने पार्ट में भी आज रखा हुआ है। तो चलो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग सेटल्ड हो गए होंगे। अगर आप लोगों को ये चैप्टर इजी लगता है, जो कि इजी है, तो थोड़ी सी आप क्लास की स्पीड थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हो। बाकी सिट बैक, रिलैक्स, वॉच द लेक्चर। इस लेक्चर के बाद आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है उस चैप्टर से नहीं होने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। देखो सबको पता है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो करी थी वो रदरफोर्ड ने करी थी, और इसके बारे में डिटेल में अपन ने डिस्कशन किया था पिछले वाले चैप्टर में, यानी कि एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो एक बार देख लो, वो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में वन शॉट में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें स्पेक्ट्रल सीरीज, तीनों सारे जो भी मॉडल्स हैं, मॉडल थ्योरीज जो भी हैं, वो सारी की सारी मैंने डिस्कस करी हुई हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपन को बचपन से पता है कि क्या होते हैं यार कॉन्स्टिट्यूएंट्स। न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। एटलीस्ट हम जितनी फिजिक्स जानते हैं उसमें तो हम यही मानते हैं कि यार न्यूक्लियस जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी हायर लेवल की फिजिक्स में ये सब बातें ट्रू नहीं रहती हैं, लेकिन अभी हमें जितना काम का है, नीट में जितना आएगा, सीबीएसई में जितना है, एनसीईआरटी में जितना है, अभी हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जेडब्ल्यू में भी ऐसी कोई नई बात हम नहीं समझते हैं। ठीक है, नई बात हम कोई भी नहीं पढ़ते। न्यूट्रॉन के बारे में बात करें, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। और ये सारी चीजें ना थोड़ी सी आप याद रखो। अच्छा देखो, मैंने तो यार बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दी है, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू लिखी हुई है, 1.6749,286। इतनी याद करनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को याद रखना है सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ न्यूट्रॉन। आप लोग याद रख लीजिए 1.67 इंटू 10 टू दी पावर, दोस्तों यहां पे ध्यान देना बेटा, यहां पे -27 है, ऑफकोर्स -27 किलोग्राम। ठीक है, उसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में भी अगर अपन बात करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन आपका आ जाएगा 1.67
अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ध्यान दो, अगर मैं 6-7 ही दोनों में लिख दूंगा तो यार मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर ही हो जाएगा। कई बार तो अपन लगभग लगभग उनको बराबर मान भी लेते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 674 लिखा हुआ है, यहाँ पे 672 लिखा हुआ है। मतलब कंफर्म बात है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो स्लाइटली ज्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो ये बात आप याद तो एटलीस्ट रखिए। हालांकि कैलकुलेशन में अगर कभी आपको कैलकुलेशन करना पड़े तो बिल्कुल आप ये दोनों वैल्यूज यूज कर सकते हो। तो मैं यही काम करने वाला हूं पूरे आज क्लास में। मैं आपको सारी की सारी जो वैल्यूज है वो मैं बता दूंगा कहां पे क्या यूज करनी है। हालांकि ये चैप्टर इसलिए भी बहुत इजी है क्योंकि जब भी इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आता है और वहां पे आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सॉल्व करिए, तो वो ज्यादातर वैल्यूज दे देते हैं, यानी कि जो भी वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड रहेंगी वो वैल्यूज दे देंगे। सिंपल कैलकुलेशन करना रहेगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं रहने वाली हैं। ठीक है, दिस इज रेडियो एक्टिविटी हटने के बाद ये शॉर्ट इजीएस्ट चैप्टर है पूरे आपके 11th 12th मिलाकर। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात कर ली, मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात कर ली। दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दोनों। थोड़ी बहुत और बात करते हैं एटम से रिलेटेड। अपन को पता है अगर मैं किसी भी एक एटम के बारे में बात कर रहा हूं तो यार एटम को लिखने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा कुछ इस तरीके से। ए यहां पे लिखूंगा मैं जेड, या मान लो दोस्तों ए नहीं लिखता हूं मैं यहां पे लिख देता हूं कोई भी एक मेरे पास एलिमेंट है एक्स, यहां पे लिख देता हूं मैं जेड और यहां पे लिख देता हूं मैं ए, क्योंकि ए के लिए ए को मैं एटॉमिक मास नंबर के लिए यूज करूंगा। ठीक है, उससे मैं डिनोट करूंगा। तो यहां पे दोस्तों जो आपके पास जो Z आया है, जो आपके पास Z आया है, इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, या इसको आप ये भी कह सकते हो कि दीज आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। दोस्तों अगर ए के बारे में बात करें तो ए को बोला जाता है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, लेकिन मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करना चाहता हूं, इसलिए सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। और ये होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब दोस्तों नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का यहां पे क्या मतलब है? न्यूक्लियॉन से हमारा ये मतलब है कि यार यहां पे हम बात करेंगे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये कुछ बात इस तरीके से हो गई है खत्म। यानी कि अगर मुझे मान लो मुझे नंबर ऑफ अगर कोई आपको बोले कि यार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ कितने होंगे, तो आप आराम से कह सकते हो कि यार टोटल जो एटॉमिक मास नंबर है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो तो ए है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के निवासी है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो वो टोटल ए है, उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप हटा दो जो कि जेड है, तो ये आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दोस्तों ये वाली बात भी आप बहुत ही आराम से मेरे ख्याल से समझ सकते हो। मैं बिल्कुल जानता हूं ये सारी चीजें आप जानते हो, लेकिन एक बार अपन जल्दी से जरा सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया किस तरीके से आप किसी भी एक एटम को जो है वो किसी भी तरीके आप एटम को जो है वो रिप्रेजेंट यहां पे करते हो। एटॉमिक मास नंबर की बात हो गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बात हो गई। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यही जो भी मैंने आपको बात बोली है यहाँ पे आपके सामने में लिखी भी हुई है, ये पूरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, इसकी लिंक आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, तो एक्स कोई भी एक सिंबल है एटम के लिए, जेड एटॉमिक नंबर है, ए एटॉमिक मास नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। दोस्तों अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और वापस से बात करते हैं एटॉमिक मास नंबर की। जैसे अपन ने बोला एटॉमिक मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर तो अपन ने देख लिया था, इट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। दोस्तों अब अपन एक डिफाइन करते हैं एक स्पेशल यूनिट जिसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या एएमयू। देखो वैसे तो अपन को पता है मास के लिए अपन क्या यूज करते हैं, अपन किलोग्राम यूज करते हैं, लेकिन एक बात आप लोगों ने देखी, जो एक प्रोटॉन का जो मास था, एक प्रोटॉन का जो मास था वो करीब करीब था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और लगभग लगभग न्यूट्रॉन का भी मास लगभग लगभग इतना ही था। ठीक है, मैं देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लिख रहा, लेकिन लगभग लगभग इतना ही मास था। राइट, तो यार क्या मैं ऐसी कोई एक वैल्यू निकाल लूं जिससे मेरे को थोड़ी आसानी हो, यानी कि मैं कोई एक ऐसी वैल्यू निकाल लेता हूं जो कि होगी एक एवरेज वैल्यू मास ऑफ न्यूक्लियॉन के लिए। मतलब न्यूक्लियॉन में मैं अब यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग नहीं करूंगा, मैं एक एवरेज वैल्यू निकाल लूंगा। तो वो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 1 AMU होगा 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ
C12 यानी कि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं C12 C14, उसमें से C12 ले लो एट रेस्ट एंड इन ग्राउंड स्टेट। यानी कि ये जो वैल्यू निकल कर आती है दोस्तों 1 AMU, ये असल में निकल कर आती है 1.6603 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये जो वैल्यू होती है ना दोस्तों, अब से आप अगर अपन को कोई बोले कि यार बताओ मेरे पास, मैं आपको एक सिंपल सा एक इसमें कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान लो अपने पास एक न्यूक्लियस है, उसमें उस न्यूक्लियस में अपने पास 3 प्रोटॉन है और मान लो 3 जो है वो न्यूट्रॉन है, ऐसा करके कुछ अपन मान लेते हैं, ठीक है, या 2 न्यूट्रॉन है, जो भी आपको मानना है आप मान लो, ठीक है। तो बेसिकली इनको इंडिविजुअल इनके मासेस निकालने से अच्छा है, मतलब 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन करके या 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन करने के बजाय आप सिंपली ये बोल सकते हो कि इसमें जो मास ऑफ जो न्यूक्लियस होगा वो सिंपली अपन बोल देंगे, जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा वो बेसिकली हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 1 AMU, यानी कि 5 AMU अपन डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, और अगर थोड़ा सा आप इसको देखोगे तो ये 1.6603 दिया हुआ है, 1.6603 दोस्तों, 1.67 और 1.672, ठीक है। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये एवरेज वैल्यू है, ये एग्जैक्ट उनके बराबर की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये एक एवरेज वैल्यू अपन ने निकाल ली है। इसमें भी अगेन वापस आप यहाँ पे इसको 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आप यहाँ पे मान सकते हो। यानी कि अब से अपन देखो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन को अपन 1 AMU यहाँ पे अपन कह देंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 AMU अच्छे से समझना आपको, तो इसमें कोई भी गड़बड़ी आप मत करिएगा। हालांकि मेरे को लगता है कि आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, और इसको डिनोट किया जाता है दोस्तों, कई बार U से डिनोट कर देते हैं अपन, ठीक है। कई बार इसको अपन सिंपली, जैसे यहाँ पे मैं इसकी जगह पे 1U लिख सकता था, 1 AMU ना भी लिखूं तो 1U लिख दूंगा। उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे, एक और नंबर लिखा हुआ है 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई C²। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। बेसिकली ना यहाँ पे एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। देखिए एनर्जी की वैसे तो यूनिट जूल होती है, अपन को पता है एनर्जी की जो SI यूनिट है वो तो जूल होती है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जब हम एनर्जी को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग यूनिट्स में अपन लिखते हैं। अपन ने इसके पहले भी ये काम अपन ने किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2 पॉइंट्स के बीच में, मान लीजिए A और B पॉइंट के बीच में अगर मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखूं और मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाऊं, तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा उसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहने वाला हूं। बात सही है? तो ये तो अपन को समझ में आ गया कि हाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बेसिकली मतलब होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो दोस्तों अब यहां पे आके ना थोड़ा सा मैं, अब इस चैप्टर में अपन नया क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में अपन बेसिकली एक सबसे नई चीज यहां पे अपन देखेंगे, जिसको अपन कहते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस या एनर्जी मास रिलेशन। और ये जो रिलेशन है वो मेरे ख्याल से आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे कि ये दुनिया की सबसे मशहूर इक्वेशन कही जा सकती है, और सबसे कई मायनों में काफी सेलिब्रेटेड, और सही मायनों में सेलिब्रेटेड, जो कि काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक इक्वेशन दी थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, जो कि है E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि ये काफी एक मतलब उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी थॉट था, जो उन्होंने कहा कि यार मास को हम एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अगर मास है तो मैं उसको एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, और उसका तरीका होगा जो भी मास है मल्टीप्लाइड बाय C²। तो अगर ये बात है तो अपन इसी को अपन यहीं पे अगर अपन 1 AMU की एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं 1 AMU की एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मुझे पता है कि 1 AMU अभी मैंने लिखा था 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और दोस्तों मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸, तो ये तो आंसर आ जाएगा जूल्स में, ठीक है, ये तो आंसर आ जाएगा जूल्स में। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना है तो दोस्तों आप लोगों को पता है अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं भी यही काम कर देता हूं। तो यहाँ पे अगर अपन काम करें इसको,
और दोस्तों कमाल की बात यह है कि इसका c का स्क्वायर भी करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अगर आप ये कर दोगे तो दोस्तों अब मेरे ख्याल से मैं यहाँ से जूल हटा के यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देता हूँ। आप लोग बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लीजिए। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे तो ये जो नंबर्स लिखे हुए उनको तो अभी के लिए मैं ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ। 1.66 इंटू 9 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, दोस्तों यहाँ पे 9 है मतलब 18 तो हो ही गया, प्लस 19 और दोस्तों -27। मेरे ख्याल से कोई भी डाउट यहाँ पे आपको नहीं होगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको ये 36 हो जाता, ये 37 हो गया, यानी कि ये करीब करीब आपके पास आ गया 1.66 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻, दोस्तों ये आपके पास हो जाएगा 37 और -27, मतलब दोस्तों ये तो हो गया आपके पास 10, ये आ गया दोस्तों आपके पास 10, है ना। थोड़ा सा चलो मैंने इतना अगर काम कर ही दिया तो मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये ना करीब करीब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको आप कंसिडर करेगा। इसको यार यहाँ पे ये वैल्यूज ना थोड़ी सी मतलब पूरी वैल्यूज ले लेना आप, मतलब यहाँ पे हालांकि मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ले लिया है और यहाँ पे 1.66 ले लिया, आप थोड़ी और बड़ी वैल्यू भी आप ले सकते थे, एग्जैक्ट उससे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि आप 1 AMU को कैसे लिख सकते हो। ये याद रखना ये एनर्जी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c स्क्वायर यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो ये अभी मास की ही यूनिट में ये आपके पास निकल कर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ी बहुत सी और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही बेसिक सी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आइसोटोप के बारे में अगर अपन बात करें, द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोप्स। सारी की सारी चीज़ें आप केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आप देख ही चुके हो, जैसे कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, उसी तरीके से आइसोटोन्स नाम ज़रूर याद रखने हैं। हो सकता है एक आध कोई सवाल यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल सा वो पूछ दे। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो सेम है, तो इनको अपन जो है वो आइसोटोन्स कहते हैं। उसी तरीके से आइसोबार्स का मतलब होता है जिनके पास सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट जो है वो यहाँ पे एटॉमिक नंबर रहेगा, मतलब कि Z सेम है लेकिन A जो है वो सेम रहेगा। याद रखना आइसोबार्स में अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों, अपन ने यहाँ पे आइसोटोन्स में अपन ने न्यूट्रॉन नंबर सेम रहेगा, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, साइज ऑफ न्यूक्लियस की। दोस्तों यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे सारे नेगेटिव साइंस गायब हैं, कोई बात नहीं मैं लगा देता हूं। दोस्तों जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है इसमें एक चीज याद रखो, जो यहाँ पे R जो लिखा है वो रेडियस है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है एटॉमिक मास नंबर रेज़ टू द पावर 1/3 के। ये एक फैक्ट है, आपको फैक्ट की तरह इसको याद रखना है और इम्पॉर्टेंट है ये समझना। इससे भी थोड़े बहुत सवाल जो हैं वो आपको आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यार आपसे ना वो एल्यूमिनियम के बारे में पूछ लेंगे, है ना, कि एल्यूमिनियम का रेडियस अगर ये दिया हुआ है तो बताओ आयरन का कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, एटॉमिक मास नंबर के जो एटॉमिक मास नंबर है उनके रेशियो आपको यहाँ पे फाइंड करने रहेंगे, बहुत ही आसान से सवाल रहते हैं। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकल कर आता है उसकी वैल्यू रहती है ये दोस्तों, इसकी वैल्यू भी मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे भी ऑफ कोर्स माइनस साइन आएगा, और ये जो वैल्यू निकल कर आती है आर नॉट की, ये आर नॉट की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या दोस्तों 1.1 फेम्टोमीटर भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻15 को कहते हैं और इसको कहा जाता है एम्पेरिकल कांस्टेंट। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। देखो कितनी सारी चीजें बस याद रखने से ही काम आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ चैप्टर बहुत आसान है, सिर्फ ये कुछ वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है और कुछ भी इस चैप्टर में खास नहीं है। दोस्तों ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अब अगर रेडियस का फॉर्मूला आ गया तो अपन थोड़ी सी ना न्यूक्लियस के बारे में बात कर सकते हैं या डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात कर सकते हैं। अगर मैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करूं तो यार डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस में अपन क्या बात बोलेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। न्यूक्लियस का बेसिकली मतलब क्या है, न्यूक्लियस का बेसिकली मतलब होगा अगर मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट है x, तो यहाँ पे a और यहाँ पे z, राइट। ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से बात हो रही होगी। और ये भी मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि भाई हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल होने के साथ साथ यहाँ पे मान लेते हैं a नंबर ऑफ जो है वो हमारे पास क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स होंगे। ये भी अपन ने यहाँ पे मान लिया।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूं रो के बारे में, तो रो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मास ऑफ वन न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय ए, राइट। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो वो हैं ए, और डिवाइडेड बाय 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, पाई इंटू आर क्यूब। दोस्तों अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि जो r है उसको अपन लिख सकते हैं, r को हम लिख सकते हैं r0 टाइम्स a रेज टू द पावर 1/3। सही बात है। तो अगर ये वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो फाइनली मेरे पास जो डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी मास ऑफ अ न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय, दोस्तों ये 3 में ऊपर ले जाता हूं, 4 पाई मैं यहां लिख देता हूं, और यहां पे दोस्तों मेरे पास हो जाएगा r0, और दोस्तों क्योंकि क्यूब है तो r0 का क्यूब, और फिर a रेज टू द पावर 1/3 और इसका क्यूब। दोस्तों ये कुछ इस तरीके से काम हो जाएगा, क्यूब से क्यूब जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मेरे पास कुछ इस तरीके से फॉर्मूला मतलब इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा 3ma डिवाइडेड बाय 4 पाई टाइम्स r0 का क्यूब टाइम्स a। दोस्तों मैं a से भी कैंसिल कर देता हूं। अब अभी मैं बस ये चाहता हूं आप यहां पे 2 मिनट रुक जाए और इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए ये जो मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आया है पूरा फाइनली डेंसिटी का, वो फॉर्मूला निकल कर आया है 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अ न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई नॉट टाइम्स r0 का क्यूब। यहां पे अगर आप ध्यान से अगर इसको देखो तो यार इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वेरी कर रही हो, मतलब अलग अलग न्यूक्लियस के लिए कोई भी चीज नहीं है। m मैंने जैसे आपको बोला ये m तो जो है वो है, अब दोस्तों इसका तो काम बचा नहीं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। m जो है वो है मास ऑफ अ न्यूक्लियन, है ना, तो वो तो अपन ने निकाल लिया था, वो 1 AMU आ रहा था, और उसकी वैल्यू अब वापस से दोस्तों मैं तो लगभग वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। आप भले ही पूरा अच्छे से अगर आपको कैलकुलेट करना हो कर लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कैलकुलेशन करने की। जो वैल्यूज हैं आप समझ लीजिए अच्छे से, और उन वैल्यूज को आपको याद ही करना है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली यूज ही करना है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 इंटू अपन ने निकाली थी दोस्तों 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 होल डिवाइडेड बाय दोस्तों 4 इंटू 3.14 इंटू दोस्तों r0 की जगह पे मैं लिख दूंगा 1.1 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर, दोस्तों r0 अपने 10 टू द पावर -15 रखा था, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना, माइनस ही होगा, फेम्टो में ही जाएगा, ठीक है। तो -15 यहां पे, और दोस्तों इसका भी क्यूब। तो यार इसको अगर थोड़ा बहुत भी आप अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अभी तो चलो मैं तो चलो कैलकुलेटर की मदद से करता हूं, आप भी बल्कि चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये हो जाएगा 10 टू द पावर -27, ये आ रहा था दोस्तों 1.1 का क्यूब, और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 15 टाइम्स 3 जो है वो आपके पास हो जाएगा 45, और ये ऊपर जाके जो है वो प्लस में आ जाएगा। दोस्तों मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दोस्तों अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये लगभग, मैं काफी राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपको ऑर्डर समझाना है, ये 3 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। क्योंकि देखो मैंने सब कुछ SI यूनिट में लिख दिया है, मैंने 1 AMU को भी ना SI यूनिट में कर दिया था। ध्यान समझ में आ रही है क्या बात, क्या करना चाह रहा हूं। अब आप जरा ध्यान से देखो, अभी तक जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया तब से यार अपन के पास वैल्यूज कितनी छोटी छोटी आ रही थी, है ना। अपन को लग रहा था कि सही में कितना, मतलब मॉलिक्यूल जो भी एटम है वो कितना ज्यादा छोटा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियस कितने, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने कम मास के हैं। यहाँ पे देखो 10 टू द पावर -27, 10 टू द पावर -27, राइट। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़े, अपन ने यहाँ पे देखा, उसके बाद एक अपने पास नंबर निकल कर आया रेडियस का, जो R0 निकल कर आया वो आया 1.1 फेम्टोमीटर, इतना छोटा। लेकिन यहाँ पे जरा डेंसिटी के बारे में ध्यान दो बेटा, डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, डेंसिटी है, हाईली डेंस होता है न्यूक्लियस। डेंसिटी है 3 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कितना ज्यादा डेंस है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आता है कि जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में भी बोला था कि न्यूक्लियस जो है वो हाईली डेंस है, सारा का सारा मास जो है वो न्यूक्लियस में है, और एटम बहुत ही बड़ा है। मतलब इसकी अगर आप एक एनालॉजी, मैंने भी एक जगह पढ़ी थी, शायद से किसी एक वीडियो वगैरह में देखा था मैंने, कि एक एटम के बारे में अगर आपको उसको थोड़ा सा आपको एनालॉजी से समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा एक फुटबॉल का ग्राउंड है जहाँ पे फुटबॉल के प्रोफेशनल फुटबॉल के मैचेस होते हैं, और
जहाँ से जो जो जस्ट उसका जो सेंटर होता है, जो फुटबॉल ग्राउंड का जो सेंटर होता है, जहाँ से बॉल को रख के स्टार्ट किया जाता है मैच, वहाँ पे मान लो न्यूक्लियस रखा है और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से कितनी दूरी पे होंगे, अगर अपन एनालॉजी बनाए तो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे ऑडियंस बैठी रहती है उतनी दूरी पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते हैं। तो इस तरीके का जो है वो एटम होता है, ठीक है। और बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि कितना ज़्यादा डेंस है। अच्छा, ये सारी बात तो इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इट इज़ हाईली हाईली डेंस। साथ ही में ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो डेंसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर, या किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होगा उसकी डेंसिटी सेम ही रहने वाली, उसकी डेंसिटी डिपेंड ही नहीं करती है किसी भी चीज पे। ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है। यहाँ पे m जो है दोस्तों, वापस से मैं बता दूं, ये मास ऑफ न्यूक्लियन है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, यानी कि 1 AMU भी आप इसको बोल सकते हैं। दोस्तों इसको ना 1.67 लिख लिया करना है ना, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से पहले भी अगर अपन इसको 1.67 लिख लोगे ना, आप कैलकुलेटर से निकाल रहे होगे तो मेरे ख्याल से आपका आंसर करेक्ट आ नहीं रहा होगा, इसको 1.67 कर लेना। हालांकि ध्यान रखिएगा 931.5 आपको वैल्यू यहाँ पे लेनी है। अगर कभी वो कोई और वैल्यू लेने बोले, 931 लेने बोले, तो उस हिसाब से आप ले लेना, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बोला वो आपको बताएंगे कि वैल्यूज कैसे होगी। अब देखो इसके ऊपर सवाल कितने आसान बनते हैं। इनफैक्ट मैं जेडब्ल्यू मेन से ही अभी स्टार्ट करता हूँ। अपन तैयारी कर रहे हैं नीट की, लेकिन बार बार मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ कि अपन के लिए अच्छा होगा कि अपन नीट के पीवाईक्यूज के साथ साथ अपन जेडब्ल्यू मेंस के पीवाईक्यू भी लगा लें, क्योंकि जैसा पेपर अभी 2025 में आया था उससे तो अपन को यही समझ में आ रहा है कि यार ये ऐसे क्वेश्चंस भी अपन कर लेंगे तो अच्छा ही अपने लिए। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यार न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स, ठीक है। तो हालांकि डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है अपने पास, और ये न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे बोल रहा है इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइजेस इज 1:2 ⁻⁻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 
R2 का जो रेशियो है वो आ जाएगा दोस्तों 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 1/3। ये उन्होंने हमको इंफॉर्मेशन दे दी है और अब वो हमसे पूछ रहे हैं देयर रिस्पेक्टिव स्पीड्स हैव अ रेशियो ऑफ 9:1। आपको n की वैल्यू n:1 आपको n की वैल्यू बतानी है। मैं चाहता हूं आप वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना रहेगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि यार अगर यहाँ पे मेरे पास ये न्यूक्लियस मान लो, ये जो न्यूक्लियस था ये मान लो इसका मास था m, ठीक है, इसका मास था m। इसका मास मान लो दोस्तों m1 है, इसका मास मान लीजिए m2 है। अगर मान लीजिए ये किसी भी एक डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ ये v1 के साथ जा रहा है, तो दोस्तों ये v2 के साथ जा रहा होगा। अब एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों अपन को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि यार इनिशियली तो जो न्यूक्लियस था उसको अपन मान लेते हैं कि वो रेस्ट पे था, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो था सिस्टम का वो जीरो होगा क्योंकि रेस्ट पे था वो, राइट। तो यार फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का जीरो ही होना चाहिए। अच्छा फाइनल मोमेंटम है क्या, तो फाइनल मोमेंटम है mv1 प्लस m। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने मुझे मास के बारे में नहीं बोला है तो मैं मान लेता हूँ। उन्होंने कहा है न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स इन सच अ वे दैट देयर रेशियो कम्स आउट टू बी दिस। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, एक इक्वेशन ये आ गई है, और एक और इक्वेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यार R इक्वल्स टू R0 टाइम्स a रेज टू द पावर 1/3 भी है। मैं चाहता हूं एक बार जल्दी से आप इसको अटेम्प्ट करो। दोस्तों मेरे ख्याल से अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने, मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बताई दी हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे वेक्टर साइन भी लिख सकते थे। बेसिकली अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आप वेक्टर साइन भी यहाँ पे लिख सकते थे। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ तो यार देखो m1/m2 का रेशियो कितना आ जाएगा, अगर आप इसको उस तरफ भेजोगे और रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा v2/v1, है ना। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी।
और ये बात याद रखना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो कहीं पे भी लग ही जाता है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखो m1 के बारे में मैं बात करूं तो ये मास है इस वाले न्यूक्लियस का, m2 है मास इस वाले न्यूक्लियस का। मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई इंटू R1 का क्यूब। दोस्तों m2 के लिए मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई इंटू R2 का क्यूब। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि यार डेंसिटी जो है वो तो सभी के लिए कांस्टेंट है, तो देखो मैं डेंसिटी मैंने कैंसिल कर दी, 4/3 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों यहां पे ये रेशियो निकल कर आ रहा है V2/V1 के बराबर, V2/V1 के बराबर। दोस्तों R1/R2 का क्यूब आ गया मेरे पास यहां पे, और यहां पे मेरे पास आ गया V2/V1। तो दोस्तों अगर R1/R2 मुझे 1/2 दिया हुआ है, तो यानी कि 1/2 रेज टू द पावर 1/3 का क्यूब बराबर होगा V2/V1 के, यानी कि ये तो हो जाएगा दोस्तों 1/2 और ये हो जाएगा V2/V1। थोड़ा सा बस ध्यान दे देना बेटा, वहां पे बेसिकली देयर रिस्पेक्टिव रेशियो बोले तो ऑफ कोर्स V1/V2 पूछ रहे हैं, तो V1/V2 अगर पूछ रहे हैं तो मतलब कि 2:1 होगा रेशियो, यानी कि n की वैल्यू 2 होगी। तो यार देखो सवाल तो बहुत सिंपल सा था, बस दो कॉन्सेप्ट यूज करने थे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक आपको मास जो है वो इस तरीके से लिखना रहता है, वो आपको पता होना चाहिए, और ये वाली बात ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि ये तो बेटा यूज में आया नहीं है ना, ये तो मैंने आपको बोल दिया, उन्होंने तो डायरेक्टली बोल दिया था कि न्यूक्लियर साइजेस इस रेशियो में, तो ये तो यूज में आया ही नहीं अपन को। ठीक है, तो बस मेरे ख्याल से काम यहाँ पे खत्म हो गया है हमारा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे चैप्टर तो बहुत ही छोटा है ये, अब बहुत ज़्यादा छोटा हो गया क्योंकि रेडियो एक्टिविटी भी हट गई है। तो अब यार जितने टॉपिक्स बच गए हैं वो तो इंपॉर्टेंट ही हो गए हैं, क्योंकि उसमें से भी ये पूछोगे कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो फिर क्या ही है इंपॉर्टेंट, राइट? सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ कर लो, 2 घंटे में पूरा चैप्टर आराम से हो जाएगा, मल्टीपल टाइम मतलब पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम्स रिविजन करके इससे आप शॉर्ट इसके मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। दोस्तों मास डिफेक्ट का मतलब क्या है? मास डिफेक्ट का बेसिकली मतलब है इट हैज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड मास एंड एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। क्या बात बोली जा रही है? ये बात बोली जा रही है कि यार अगर आप ये बोलोगे कि एक्सपेक्टेड मास कितना होना चाहिए न्यूक्लियस का, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का एक्सपेक्टेड मास होना चाहिए, कोई भी अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है तो उसके अंदर हैं प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे Z, और अंदर है न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे एटॉमिक मास नंबर -Z। तो अगर मैं इन सबका मास ऐड कर दूं तो मास ऑफ न्यूक्लियस मिल जाना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आप एक 6th क्लास के बच्चे को भी बोलोगे कि यार अंदर जो है वो n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, n2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, बताओ मास कितना होगा, तो बोलेगा सर इनके मास इसका मास बता दो मुझे, n1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मास बता दो, n2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, आ जाएगा आंसर। अगर मेरे पास एक मान लो यहाँ पे मेरे पास एक पैकेट होता, उसके अंदर 2 kg के 2 बॉल्स होते और 4 kg के 4 बॉल्स होते, तो टोटल मास में निकाल लेता ना, जितने अंदर बॉल्स हैं उन रिस्पेक्टिव उनके मास से मल्टीप्लाई करता, आंसर आ जाता। लेकिन न्यूक्लियस के केस में ऐसा नहीं हुआ, और यहीं पे अपन को बात समझ में आती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, जैसे अपन नॉर्मली जिस चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो चीज़ें यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं एक्ट करती, उतनी अच्छी तरीके से अपन नहीं अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि आप जब एक्सपेक्टेड मास लिखने जाओगे तो वो अपन ऑफ कोर्स कुछ इस तरीके से अपन लिखेंगे, यानी कि Z जो है वो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन्स, और A माइनस Z है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। और जो ऑब्जर्व्ड मास निकल कर आता है वो असल में आता है एटम का जितना मास है माइनस इलेक्ट्रॉन्स का मास। तो इलेक्ट्रॉन्स के जितने भी टोटल जो मासेस थे उनको उनको मतलब उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दो एटम के मास से, तो आपको ये ऑब्जर्व्ड मास निकल कर आ जाएगा। और बात ऐसी रहती है कि जो एक्सपेक्टेड मास है या जो थ्योरेटिकल मास है ये ज्यादा होता है एक्चुअल मास से, और इस डिफरेंस को बोला जाता है मास डिफेक्ट। यानी कि एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास को ही बोला जाता है मास डिफेक्ट। और काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने के लिए, क्योंकि यहीं से आपको अब बाकी आगे का चैप्टर जो है वो समझ में आएगा।
ठीक है, इसको बोला जाता है, पहली बात तो इसको बोला जाता है मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट के बारे में अगर अपन अब बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपन अब न्यूक्लियस के बारे में भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व भी अपन कर लें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लें, यानी कि डेल्टा एम की वैल्यू निकाल ही लें, तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा z टाइम्स ऑफ एम पी प्लस a माइनस z टाइम्स ऑफ एम एन। ये है दोस्तों मास ऑफ न्यूट्रॉन। और दोस्तों फिर मैं माइनस कर देता हूं, और मैं क्या, एक सेकंड रुकिएगा बेटा बस। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके नीचे ना यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, या इसको यहाँ से अभी के लिए हटा देता हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया। यहाँ पे मैं ये वाली बात लिख देता हूँ, तो माइनस मास ऑफ एटम, और बेटा माइनस माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा प्लस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिलेशन भी अगर आपको कहीं दिखे तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये इस तरीके से भी मास डिफेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कोई भी अंतर यहाँ पे नहीं किया हुआ है। थोड़ा सा साइन यहाँ पे मैं साइन लगा देता हूँ, प्लस a माइनस जेड एम एन, और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वो माइनस करना है, और यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे भी आपको क्या करना है दोस्तों, माइनस लगाना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी बात समझते हैं कि ये हुआ क्यों होगा ऐसा। देखो मान लो यहाँ पे आपके पास ना कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं, मैं कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं मान लेते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियॉन्स हैं और ये एक साथ आए, ये एकदम अपन थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, ऐसा असल में कुछ नहीं होता है। ये मान लो एक साथ आए और इन लोगों ने एक साथ आके इन लोगों ने यहाँ पे ये न्यूक्लियस फॉर्म किया, ठीक है। ऑलराइट, देख लो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, काउंटिंग वाउंटिंग कुछ मत करो, अभी बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो दोस्तों, जब ये लोग एक साथ आए होंगे ना, और आने के बाद अगर मान लो अपन ये कह रहे हैं कि यार आने के बाद इनका जो टोटल मास है, जो ऑब्जर्व्ड मास है, वो कम है एक्सपेक्टेड मास से। यानी कि अगर कोई मास का घपला हो रहा है, इसका एक ही मतलब है, इसका एक मतलब ये है कि यार जब ये आए होंगे ना, तो एक एनर्जी रिलीज हुई होगी, एक एनर्जी रिलीज हुई होगी, इनके साथ आने पर एक एनर्जी रिलीज हुई होगी। एनर्जी कैसे पता कि एनर्जी रिलीज हुई होगी? क्योंकि ये जो मास का घपला है, इसको जरूर मैं मान लीजिए अगर ये मास का घपला डेल्टा एम है, तो अगर मैं उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वो एनर्जी पता चल जाएगी जो कि इक्विवेलेंट होगी इस मास डिफेक्ट के। अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि हम मास और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इंटरचेंज कर सकते हैं, मास को एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जरूर ऐसा हुआ होगा कि न्यूक्लियॉन सब एक साथ आए, और एक साथ आने पर जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ उस टाइम पे कोई एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस से बाहर गई, और ऐसा होते ही जो न्यूक्लियस है वो शायद स्टेबल हो गया होगा, है ना। मतलब अगर स्टेबल नहीं होगा तो फिर आगे क्या बातें होंगी उसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन अब वो स्टेबल हो गया, अभी के लिए अपन ये मान के चलते हैं, ठीक है। तभी तो फॉर्म हुआ है, नहीं तो नहीं फॉर्म होता, ठीक है। तो ये स्टेबल हो गया और वो एनर्जी जो है वो बाहर चली गई है। तो वो जो ये पहले मैं आपको अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ये कि जब न्यूक्लियॉन सब साथ में आते हैं तो पहले तो साथ में आने पर एक एनर्जी उनसे बाहर निकलती है, और वो एनर्जी कैसे लिखी जा सकती है? वो एनर्जी सिंपली लिखी जा सकती है कि जितना मास में घपला है, जितना मास में डिफेक्ट आया है, मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर कर दो, तो वो एनर्जी जो निकली होगी वो अपन को समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसी एनर्जी को बेसिकली हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इनफिनाइट सेपरेशन। तो मैं सेकंड वाली डेफिनेशन आपको पहले बताता हूं, उसके बाद मैं ऊपर वाली डेफिनेशन बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बोला, जब न्यूक्लियॉन साथ आए तो जो एनर्जी लिबरेट हुई, जो एनर्जी निकली, उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं। या दोस्तों अब आप ये भी बोल सकते हो कि क्योंकि अब ये स्टेबल हो गया है, अब अगर मान लो मुझे इस न्यूक्लियस को तोड़ना है, अब अगर मान लो मुझे इस न्यूक्लियस को तोड़ के इसके न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना है, तो मुझे इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो ठीक इतनी ही एनर्जी मुझे वापस से इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके ये अलग अलग हो जाएगा। यानी कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यार बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है अब आप लोगों के सामने। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी आया, ठीक है, फिर मॉडर्न फिजिक्स में भी आया और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग समझ लो, डेफिनेशन एक ही तरीके की रहती है सब जगह, लेकिन समझ में आना जरूरी है कि यहाँ पे अपन ने मतलब बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली आई कैसी होगी, तो कुछ इस तरीके से अपन को उसको समझना है, ठीक है। तो अगर बात ऐसी है तो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। तो यानी कि अगर मान लीजिए एटॉमिक मास यूनिट में मुझे कैलकुलेट करना रहे, अभी तो यार देखो अगर मैं यहां पे लिखा सिंपल आपको, तो आप बोलेंगे सर केजी मीटर पर सेकेंड जूल में आ जाएगा, लेकिन मैं बोले यार जूल में तो काम अपन करते नहीं, अपन तो एटॉमिक मास यूनिट की मदद लेंगे। किलोग्राम में तो लिखेंगे तो फिर कितना जाएगा, -10⁻⁻27 जाएगा। तो इससे अच्छा है कि एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। और वापस दोस्तों अगर एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो सी स्क्वायर की जगह लिख दो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो यार ये एक एएमयू में एनर्जी इतनी थी ना बेटा, यहां पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डाउट आता है, मैं क्लियर कर दूं। यहां पे दोस्तों मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है यार, अगर मान लो एम अगर एक एएमयू होता था, है ना, तो उससे जो एसोसिएटेड एनर्जी निकल कर आती थी वो निकल कर आती थी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बोल रहा हूं दोस्तों। तो अगर मान लो डेल्टा एम मास है, कुछ मान लो दोस्तों डेल्टा एम है, डेल्टा एम एएमयू है, तो कुछ नहीं, डेल्टा एम से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को। अगर मान लो आपको कोई ये कहता कि सर अगर कोई आपको ये कहता है एक एएमयू इतनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है, तो 10 एएमयू कितनी करेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 कितनी करेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 कितना करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो डेल्टा एम कितना करेगा, तो डेल्टा एम से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो डेल्टा एम से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, तो अपन ने तो यहाँ पे इसको 931 लिख लिया अभी फिलहाल के लिए। तो ये बाइंडिंग एनर्जी अपन को पता चल गई। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन बाइंडिंग एनर्जी लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार मेरे पास 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, मेरे पास 2 न्यूक्लियस है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आ रही है, दोस्तों जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, इसकी बेटा बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आ रही है 3 टाइम्स ऑफ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब बेटा मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 3 एएमयू का मास डिफेक्ट आया होगा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात आ रही होगी समझ में। और यहाँ पे बेटा निकल कर आ रही है 10 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं यार इसमें से कौन से न्यूक्लियस को तोड़ना ज्यादा आसान है ना, कौन से न्यूक्लियस को तोड़ना ज्यादा आसान है, या उससे भी आसान में अगर सवाल पूछूं कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, तो हम तुरंत देख के नहीं बता सकते। तुरंत देख के इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हो सकता है न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा, है ना, हो सकता है न्यूक्लियस छोटा होगा, हमें नहीं पता कि न्यूक्लियस कैसा है। इसके लिए अपन एक नया कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसको अपन कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। मतलब पूरे बाइंडिंग एनर्जी तो अपन ने निकाल ली, वो अपन को समझ में आ गया, लेकिन उससे अपन को स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। स्टेबिलिटी के बारे में अपन को न्यूक्लियस के बारे में पता चलेगा जब अपन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में बात करेंगे। अब अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी लग रही होगी, राइट, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही होगी, और जब वो बना होगा तो उसने ज्यादा एनर्जी लिबरेट करी होगी, और फिर वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में वो आया होगा, राइट। तो अगर जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात एकदम आप अच्छे से याद रख लीजिए। इससे रिलेटेड पहले भी सवाल आए हैं, आगे भी आ सकते हैं, और यहीं से अब अपना मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इसलिए मैंने बोला था कि मास डिफेक्ट बहुत अच्छे से समझिएगा, एनर्जी मास इक्विवेलेंस अच्छे से समझिएगा, ताकि ये वाले टॉपिक्स में अपन को ज्यादा दिक्कत ना आए। एक बार वापस से बता देता हूं, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से हमें पता नहीं चलेगा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से हमें अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है।
तो दोस्तों अगर इतनी बात अपन को समझ में आ गई है तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और मैं थोड़ा सा बात करता हूँ न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी, ताकि न्यूक्लियर फोर्स से अपन अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व को भी अपन अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। दोस्तों अगर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस करें, अपन ने इसके पहले भी बहुत सारे फोर्सेस पढ़े, मैं इस वाले पेज पे वापस से आऊँगा, बट मैं आपसे वापस जाता हूँ पीछे थोड़ा। और मान लो यहाँ पे अपने पास एक न्यूक्लियस है, अपन को पता है दोस्तों यहाँ पे अपने पास न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन को मैं कुछ इस तरीके से डिनोट कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ अपने पास प्रोटॉन है, सही बात है। और दोस्तों यहाँ पे ना पेरीफेरी में, इसके पेरीफेरी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। यार एक बात तो पता है कि इलेक्ट्रॉन को जो खींच के रख रहा है उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो फोर्स कौन सा है। ये वाला जो फोर्स है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और इसके बारे में अपन को थोड़ा बहुत तो पता ही है कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये ऐसा फोर्स है जो दो बॉडीज, जो जिन भी दो एंटिटीज के बीच में ये लग रहा है, उनके बीच में अगर आप लाइन जोड़ोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने एक प्रोटॉन रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज, में एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इन दोनों लाइन, ये जो लाइन है इसके अबाउट इस तरीके से लगेगा, ठीक है। और सेंट्रल फोर्स की और भी कुछ खास बातें होती हैं कि ये जो फोर्स रहता है ये इनवर्स स्क्वायर रूल के हिसाब से चलता है ना। ये कुछ बातें रहती हैं दोस्तों, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम से कम, मतलब कि ये आगे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो ये जीरो नहीं हो जाएगा, है ना। थियोरेटिकली तो जीरो दोस्तों ये इन्फिनिटी पे होगा, जब आर इनफाइनाइट हो जाएगा तब फोर्स जो है वो जीरो होगा। तो इसके बारे में अपन ने थोड़ी बहुत जो है वो बात करी थी, मतलब अपन ने पहले भी ये सब चीजें जो है वो पढ़ रखी है। अच्छा दोस्तों अगर प्रोटॉन प्रोटॉन अंदर है, देखो अंदर कौन कौन से पेयर, कौन कौन से बन रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, अंदर पेयर बन रहे हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के। पेयर से मेरा मतलब है कि इंटरेक्शन किस किस तरीके से हो सकता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन का तो इंटरेक्शन होगा ही होगा, मतलब यहां पे तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा ही लगेगा, और ये जो रिपल्सिव फोर्स होगा ये होगा रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। मतलब एक बात तो पक्की है कि जो भी फोर्स, मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स इन प्रोटॉन प्रोटॉन को साथ रख रहा है वो डेफिनेटली वो बेटा किससे ज्यादा है, वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सिव फोर्स से तो पक्का ज्यादा है। मतलब इसके साथ साथ एक यहां पे जरूर कोई अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये है न्यूक्लियर फोर्स, ये है दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स, है ना। उसके अलावा दोस्तों प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक लग रहा है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी साथ में बाइंड करके रख रहा है, राइट। तो ये तीन तरह के पेयर जो हैं के बारे में अपन बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास जो है वो खिंच रहा है, ठीक है। तो ये हालांकि वो वाली बात तो अलग हो गई, अभी तो अपन इनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो इनको साथ रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, राइट। तो अब न्यूक्लियर फोर्स जो है वो, पहली बात तो वो सेंट्रल फोर्स नहीं होगा, वो इनवर्स स्क्वायर रूल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों न्यूक्लियर फोर्सेस आर बेसिकली अट्रैक्टिव एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द न्यूक्लियॉन्स बाउंड इन अ न्यूक्लियस इन स्पाइट ऑफ रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। मैंने ये बात आप लोगों को समझा दी। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स विद इन न्यूक्लियर डायमेंशन, यानी कि ये जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायमेंशन यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए। यह है करीब करीब आपका 5 की रेंज में ये काम करेगा, ठीक है। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स एक्ट्स ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्शन की तरह नहीं है दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्शन की तरह नहीं है कि अगर आपने डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स कम होते जाएगा। यहाँ पे अगर आपने डिस्टेंस थोड़ा बहुत बढ़ाया तो फोर्स जो है वो
स्क्वायर के हिसाब से कम नहीं होगा वो, बल्कि बहुत ज्यादा 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स कम हो जाएगा। और आपने अगर डिस्टेंस बढ़ाते ऐसे चलेगा तो किसी पॉइंट पे जाके ये फोर्स जो है वो कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इट एक्ट्स ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस, इट एक्ट्स ओनली बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन, दैट इज बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन पे थोड़ा कम लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे थोड़ा ज्यादा लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे रोल, ऐसा नहीं है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज दैट इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, द फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नॉट सोलली डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानने के लिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा तो जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती चली जाएगी। ये आपको समझ में आना ज़रूरी है। और अगर न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कम होगी तो फिर जो न्यूक्लियस है वो कम स्टेबल होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं दोस्तों थोड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको बोला जाता है वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे लिए एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। और देखो ये आप ये ग्राफ को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, हालांकि इससे भी ज़्यादा अच्छा ग्राफ आपको शायद से एनसीईआरटी में मिल जाएगा। स्टार्टिंग में ना यहाँ पे जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ एकदम इस तरीके से नहीं जाता है। ये असल में ना यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा, आगे बढ़ेगा, पीक करेगा, नीचे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, पीक करेगा, नीचे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, पीक करेगा, नीचे आएगा। इस तरीके से कोई ये ग्राफ इस तरीके से जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ना ज़्यादातर आपको हीलियम और ऑक्सीजन, इस तरीके के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरीके के एटम्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बेसिकली देखो मैं मोटी मोटी आप लोगों को बात बताऊं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक और चीज दिखाई थी। मैंने आपको बोला था यार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कि डिवाइडेड बाय ए अगर मान लीजिए ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं किसी इस वाले एटम के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे अगर मान लीजिए कोई सा एटम है ना, अब उसके इस तरफ वाले और इस तरफ वाले दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। ठीक है, उन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उससे कम है, यानी कि ये वाला जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है उसके नेबरिंग एटम्स के हिसाब से। ठीक है, अच्छा यूनिट जाहिर सी बात है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। इन सब में मतलब कि यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर चल रहा है बेटा 56। कौन होता है 56? बेसिकली आयरन है, राइट। एटॉमिक मास नंबर 56 आयरन है, और आयरन जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है। आयरन जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, आयरन जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है। और इसके बाद आगे करीब जाकर करीब करीब आप ये मान लीजिए करीब एटॉमिक नंबर 70 के बाद करीब करीब 130 तक ये लगभग लगभग आप देखेंगे कि लगभग लगभग ये कांस्टेंट ही हो गई है इसकी वैल्यू। ठीक है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग लगभग सेम ही हो गई है। तो अपन यहाँ से अपन क्या क्या रेफरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला रेफरेंस तो यही कि यार आयरन जो है वो मोस्ट स्टेबल है, आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इससे ज्यादा किसी की भी नहीं है। लाइटर न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, हेवियर न्यूक्लियाई भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे जब ये ग्राफ नीचे आना स्टार्ट कर जाएगा। यानी कि जो मीडियम वेट के जो न्यूक्लियाई होते हैं, जिनका वेट मीडियम होता है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहां से अपन को यही बात जो है वो समझ में आ रही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्स्ट इंक्रीजेज ऑन एन एवरेज एंड देन रीचेज अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ए बिटवीन 50 to 80। ठीक है, तो 50 to 80 का मतलब ये है कि यहाँ पे ये पीक करता है 56 पर। आगे बढ़े, कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करें। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है इसके लिए विच इज इक्वल्स टू 8.8। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर फॉर मीडियम न्यूक्लियाई देन फॉर हेवी न्यूक्लियाई, हेंस मीडियम न्यूक्लियाई आर हाईली स्टेबल। द हेवियर न्यूक्लियाई बीइंग अनस्टेबल हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट इनटू मीडियम न्यूक्लियाई। यानी कि यहां पे आप आके समझ सकते हो कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। ठीक है, तो ये है बेसिक बेसिस जिस पे अपन न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन अपन पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिजन। द लाइटर न्यूक्लियाई बीइंग अनस्टेबल हैव अ टेंडेंसी टू फ्यूज मतलब कि दो अगर लाइटर न्यूक्लियाई हैं तो उनकी टेंडेंसी होगी कि वो दो फ्यूज कर जाएं और एक मीडियम लेवल का न्यूक्लियाई वो फॉर्म कर लें। दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो दोस्तों एक आध सवाल इसके ऊपर देख लेते हैं अपन।
ये भी जैसे देखिए जेडब्ल्यू मेंस में पूछा गया था, यहाँ पे कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर इन द रेंज 30 to 170। तो यहाँ पे ना मास नंबर के बारे में बात कर रहे हैं और 30 से 170 तक के लिए बात कर रहे हैं। तो यार 30 के ऊपर अपन जब जाते हैं तो इंक्रीज तो करता है, इंक्रीज तो करता है, लेकिन हाँ लगभग लगभग जो है वो कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है, प्लेटो होना स्टार्ट हो जाता है। और आगे बोल रहे हैं कि इसका रीजन है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज होते हैं। और अपन को एक बात पता है कि शॉर्ट रेंज होने के साथ साथ जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी तो जो है वो सेम ही है, डेंसिटी जो है वो सेम है, ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये कि शॉर्ट रेंज से अपन को एक और बात समझ में आती है कि अगर मान लीजिए आपने डिस्टेंसेस ज़्यादा बढ़ाए तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो पूरी तरीके से कम हो जाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से इसका पहला वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है और सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका डी होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो देखो इस तरह के कुछ सवाल जो है वो मेंस में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और क्योंकि अब अपन ने इतना काम कर ही लिया है तो थोड़ा सा रेडियो एक्टिव अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको वापस बताया ये चीज़ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अपन पढ़ रहे हैं और इसके किस तरीके के सवाल आ सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। देखिए अब रेडियो एक्टिविटी में अपन ने देखा कि अगर हेवियर न्यूक्लियाई है या अगर लाइटर न्यूक्लियाई है, उसकी इनस्टेबिलिटी के कारण, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है ज़्यादा, तो वो कुछ रिएक्शंस कर सकता है। उसमें से कुछ रिएक्शंस अपन अभी पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहली जो होगी वो होगी इन रेडियो एक्टिव डीके एन अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट्स अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल रिमेनिंग न्यूक्लियस में एमिट गामा पार्टिकल। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के बाद भी अगर मान लीजिए जो न्यूक्लियस है वो हायर एनर्जी स्टेट में है, तो लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए वो गामा पार्टिकल को रिलीज कर सकता है, ठीक है, एंड कन्वर्ट्स इनटू मोर स्टेबल न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर अपन बात करें, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, सभी को पता है। अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस होता है, यानी कि He2+, ठीक है। इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। तो ये बहुत ही जरूरी है समझना, यानी कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 2me, 2me इक्वल्स टू 4m, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हो जाएगा वो हो जाएगा +2e। ये बात थोड़ी सी आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको अपन थोड़ा सा सही कर देते हैं, जिसको ऐसे कर दो आप, ये ठीक है। तो यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे आपके पास रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे 4 प्रोटॉन या 4 न्यूट्रॉन आप यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर इसकी रिएक्शन के बारे में मैं बात करूं, अगर एक आध रिएक्शन अपन यहाँ पे देख लें। अब देखो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट लॉ तो यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अपन के कोर्स में नहीं है ये, तो आपको टेंशन भी नहीं लेनी है इसकी, ठीक है। अपन को यहाँ पे इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपन को सिंपल मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो कोई भी एक अल्फा डीके हो रहा है, कोई भी एक अल्फा डीके हो रहा है, मान लीजिए कोई भी एक एटम है एक्स, कोई भी एक एटम है, न्यूक्लियस है एक्स, उसका डीके हो रहा है और अल्फा पार्टिकल अगर निकल रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि एटॉमिक नंबर 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो Z-2 कर लेना, राइट, और यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर 4 है, तो यहाँ पे A-4 कर लेना। अच्छा, ऐसा करने पर भी और भी एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी Q के बराबर होगी। अब इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, इससे रिलेटेड वो आपको सवाल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये Q फाइंड करना है तो बेसिकली Q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि मास ऑफ X कितना है माइनस मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और मल्टीप्लाइड बाय दोस्तों मल्टीप्लाइड बाय c²। तो ये आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा, इसको बोलते हैं Q वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डीके प्रोसेस। Q वैल्यू इज इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन भी आपको लगाना है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल, ये JEE मेंस में पूछा भी गया है।
यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि एक यूरेनियम 238 है जो कि थोरियम और हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, आपको बताना है एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी। तो देखो सारी उन्होंने आपको वैल्यूज दे दी, आपको कुछ भी काम नहीं करना है। यानी कि अगर आपको क्यू वैल्यू फाइंड करनी है तो आप सिंपल से ये बात बोलिए कि यूरेनियम का मास कितना है 238, और ये यार पूरा पूरा आपको अब लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई भी आप अप्रॉक्सीमेशन मत यूज करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। और फिर माइनस करिए दोस्तों, और फिर इन दोनों को ऐड करिए, यानी कि 234 प्लस 0.4360 प्लस दोस्तों हीलियम जो है वो है 4.00260, राइट। और ये जो भी आपका आंसर आएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सी स्क्वायर से, ठीक है। अब दोस्तों सी स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे आपके पास आंसर कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप सिंपली लिख दो, यहाँ पे जो आपके पास आया है ये आपके पास, ये जो है ये आपने लिख दिया एटॉमिक मास यूनिट में काम चल रहा है, और यहाँ पे आपने लिख दिया सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह पे आप दोस्तों लिख दो, सी स्क्वायर की जगह पे आप लिख दीजिए दोस्तों 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 4.0986 इसका आपका आंसर निकल कर आएगा, 4.0986 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आपका आंसर आने वाला है। तो इस तरीके के सवाल होंगे, बहुत ही आसान है, सारी की सारी वैल्यूज़ दी जाती हैं, बस इसको सॉल्व करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ नहीं है बच्चों वाला, जैसे बचपन में अपन करते थे एक के नीचे एक करके सॉल्व करना, उससे ज़्यादा और कुछ भी यहाँ पे आपको काम नहीं करना है। एक इसी ऐसे ही रिलेटेड सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। देखिए सेम ऐसे ही सवाल बोल रहे हैं, आपको ए बी और डी दे दिया गया और वापस से आपको क्यू वैल्यू पूछी गई है, तो वापस से वही करना है। ए का मास 230 यहाँ पे आपको दे दिया गया है 238, ये वाला मास लेना है दोस्तों, ठीक है। ए और फिर इन दोनों को ऐड करना है और ए में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और बस आपका फाइनली आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही कम टाइम में अपन ने इसमें जितनी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अपन ने सारी की सारी पढ़ ली हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि मैं थोड़ा सा आपको बीटा पार्टिकल के बारे में भी बता दूंगा, तो बीटा पार्टिकल के बारे में भी देख लेते हैं। बीटा पार्टिकल में दो पार्टिकल आपको देखने हैं, एक बीटा माइनस एक बीटा प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, दोनों का चार्ज जो है वो ई और माइनस ई रहेगा और मास एम ई आपको यहाँ पे कंसिडर करना रहेगा, ठीक है। बस रिएक्शन देख लो, पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, बस रिएक्शन देख लो, कोर्स में नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं रहेगी, ठीक है। बस मैं आपको रिएक्शन यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर बीटा माइनस के रिएक्शन के बारे में बात करें तो बीटा माइनस में अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, है ना, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो याद रखिएगा कि एक प्रोटॉन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन हमेशा यहाँ पे काम करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बीटा माइनस में तो एक प्रोटॉन जो है वो बढ़ जाएगा, और ये तभी पॉसिबल रहता है जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, और अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। अब ये यहाँ पे जाके ना एंटी न्यूट्रिनो क्यों निकलता है, क्या रीजन रहता है, उन सब पे अपन को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सब बातों को थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यानी कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है वो यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो बीटा माइनस के लिए ये रिएक्शन आप अच्छे से याद रखिएगा। सिमिलरली अच्छा यहाँ पे दोस्तों क्यू वैल्यू में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। क्यू वैल्यू में एक्स का जितना मास है, अच्छा एक्स का भी यहाँ पे देखो उन्होंने मास डिफेक्ट किससे दिया हुआ है, ठीक है, वो तो हमें क्वेश्चन में दे ही देते हैं। तो ये मास माइनस सारे के सारे प्रोडक्ट का मास और मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। तो बेसिकली आपको ये काम करना है दोस्तों, बेसिकली आपके लिए ये काम है, ध्यान से देखिएगा, बेसिकली आपके लिए ये काम है। इलेक्ट्रॉन की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका मास नेग्लिजिबल है इन सब के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं देखना है। और ये डायरेक्टली वो एम एक्स दे देंगे, एम वाई दे देंगे और ए एम यू में देंगे, आपको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आपको देना रहेगा। सिमिलरली दोस्तों बस बीटा प्लस के बारे में और बात कर लेते हैं। बीटा प्लस में उल्टा होगा, मतलब एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉजिट्रॉन रिलीज करेगा, और पॉजिट्रॉन के साथ एक
न्यूट्रिनो रिलीज करेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक पॉजिट्रॉन रिलीज करता है। और क्यू वैल्यू मैंने आप लोगों को लिखनी सिखा दी है, बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है लेकिन कोई भी इसमें इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ये मास डिफेक्ट ही यहाँ पे एक्स के एम एक्स के लिए लिखा हुआ है, तो सिंपल कुछ नहीं मत करो, एम एक्स माइनस एम वाई। यहाँ पे अब इन्होंने -2 me ले लिया है, हालांकि अगर क्वेश्चन में, अगर इन केस ये क्वेश्चन में आएगा एम एक्स माइनस एम वाई से आपका काफी सटीक आंसर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं। थोड़ी बहुत और कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन कर लेते हैं, फिर सारी ही चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। न्यूक्लियाई हैविंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम Z इक्वल्स टू 84 टू 112 शोज रेडियो एक्टिविटी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि ये हेवी, ध्यान रखना मैं एटॉमिक मास नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब मास नंबर और ज़्यादा होगा। ठीक है, nuclei having Z equals to 1 to 83 are stable, only few exceptions are there. Whenever a neutron is produced, a neutrino is also produced. Whenever a neutron is converted into a proton, a anti-neutrino is produced. ठीक है, तो लास्ट के 2 पॉइंट्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका था। एक और स्टेबिलिटी का कर्व बस आप लोग ध्यान में रख लो, अगेन पार्ट में नहीं है, रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल पार्ट में नहीं है, लेकिन थोड़ा जितना अपन पढ़ पाए आसपास की चीजें उतना अपने अपन कॉन्फिडेंट रहेंगे एग्जाम में। दोस्तों अगर यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो चीज आपको सही करनी पड़ेगी। यहाँ पे ना इसको मैं लिख देता हूँ वापस से, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है द फिगर शोज प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर ये जो रेशियो है n/z, अगर ये 1 है, ठीक है, अगर ये 1 है तो ये स्टेबिलिटी कर्व दिखा रहा है, मतलब n/z जो है वो अगर 1.6 के रेशियो के आसपास आ रहा है तो ये स्टेबिलिटी कर्व रहेगा, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो आपका स्टेबल रहेगा। अगर मान लीजिए कर्व इस तरफ, अगर वैल्यू इस तरफ हो गई, इस तरफ होने का मतलब क्या है दोस्तों, इस तरफ होने का मतलब ये है कि यार n ज्यादा बड़ा है, z छोटा है, मतलब ये रेशियो 1.6 से ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, 1.6 से ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर n/z जो है वो ज्यादा है स्टेबल वाले रेशियो से, तो फिर वो बीटा माइनस डी के शो करेगा। बीटा माइनस डी के में क्या होता था मैं आपको बता चुका हूं, बीटा माइनस डी के में प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बनता था। सही बात है, उल्टा बोल दिया बेटा, उल्टा बोल दिया, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बनता था। ठीक है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, बीटा माइनस डीके के बारे में बात करें, बीटा माइनस डीके के बारे में बात करें बेटा, तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता था। सही बात है, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अपन वापस आए तो देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा और n/z का रेशियो है जो वो थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि n कम हो रहा है, z बढ़ रहा है, आप न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बीटा माइनस डी के शो करेगा। अगर मान लीजिए ये रेशियो जो है वो n/z का जो स्टेबल रेशियो है, यानी कि 1.6 जो स्टेबिलिटी कर्व है उससे कम है, तो फिर उल्टा काम होगा, यानी कि बीटा प्लस डी के होगा, यानी कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। देखो कितनी सिंपल सी चीज़ है। अब हालांकि बिल्कुल भी नहीं है कोर्स में, लेकिन इसको समझ में रखना या याद रखना भी कोई बहुत डिफिकल्ट काम आपके लिए नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये वाली चीज़ भी कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ अपन ने बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। यही आसपास से, इसी से आसपास से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आएगा, a⁻⁴ से रिलेटेड या आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के कर्व से रिलेटेड, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो विद दिस खत्म करते हैं आज का लेक्चर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर में, जो कि होगा लास्ट वन शॉट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, थैंक्स सो मच, बाय बाय।